ना हम तुम राशे बगीचों पे नंगे पाँव रे, चल भटक लेना बावरे। ना हम तुम आओ 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 जी। Hello, बच्चों पौरी, this is Archana Rathi, your botany mentor in this beautiful platform of physics वाला। स्वागत करती हूँ आपका लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 2 में। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे से बच्चे? कैसे हैं मेरे जमुरवा? कैसे हो जी? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। एडोरेशियो, तुम्हें याद है पिछली क्लास में मेरा नाम? मैम का नाम लैटिन भाषा में एडोरेशियो, अडोरेबल। आहा, मतलब लैटिन भाषा ने भी मेरा नाम इतने प्यार से निकाला है, एडोरेशियो, वेरी अडोरेबल, लवेबल है। तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा प्यार मुझे। सर, आने से पहले तुम सर को बुला लिया करो, हैं? मुझे लेक्चर स्टार्ट मत करने दो तुम। सर चाहिए। मैं पहाड़ों से आ गई। हाँ, मैं पहाड़ों से आ गई। पहाड़ मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पहले तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली पहाड़ों पे जाते थे, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, जल्दी जल्दी जल्दी। लेकिन अब सूर्या मिश्री मिश्री की पढ़ाई शुरू हो गई है, स्कूल शुरू हो गए हैं। जब मिश्री छोटी सी थी तो हम लगभग एक हफ्ता छोड़ के पहाड़ों में भाग जाया करते थे। मनाली, उत्तराखंड, ये सब तो दे आर सेकेंड होम टू अस। बहुत मन लगता है मेरा वहां पे। मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बताती हूँ तुम्हें। हम लोग शिमला के एक छोटे से गांव में रुके थे, आनंदपुर गांव में। वहां एक बड़ा अच्छा सा होम स्टे था, वहां हम रुके। तो मैं खिड़की पे खड़ी थी, तो मैंने देखा कि जो किसान थे वहां पे, वो अपने खेत में जो बैल हैं उनसे हल चला रहे थे। आज के टाइम में कौन बैलों से हल चलाता है? सबके यहाँ ट्रैक्टर होता है, चाहे वो यूपी हो चाहे वो पंजाब हो, सब जगह ट्रैक्टर से लोग जो है चलाते हैं, खेत जोतते हैं। लेकिन मुझे एकदम बचपन की याद आ गई। मेरे दादाजी ऐसे हल जोतते थे खेतों में, और वो इतने प्यार से रखते थे अपने बैलों को। उनके सर में सींग में तेल लगा के रखते थे, पूरी बॉडी पे अच्छे से तेल लगा के रखते थे, बड़ी प्यारी प्यारी सी घंटियां उनके गले में बांधते थे। तो मुझे एकदम से मेरा बचपन याद आ गया। और वहां लाइफ अभी भी इतनी स्लो है, धीमे धीमे चलती है। मैंने एक चिड़िया होती है बैया, अगर आपको पता हो, शायद ना भी पता हो। बचपन में हम देखते थे पेड़ों पे बैया अपना घोंसला बनाती थी, और उसका घोंसला बड़ा सुंदर जो है दिखता है, गोल गोल सा, सामने एंट्रेंस डोर भी होता है। तो वो मैंने पता नहीं कितने, जब मैं छोटी सी होंगी, कभी थर्ड फोर्थ क्लास में, तब देखा था मैंने बैया का घोंसला पेड़ के ऊपर। तो इस बार पहाड़ पे गए, सारी बचपन की यादें ताजा हो गई, और रियलाइज हुआ कि पहाड़ और पहाड़ी लोग हमसे अभी भी बहुत पीछे हैं। वो शायद वही जी रहे हैं जहां हमारा बचपन था, अभी भी वो वहीं रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। और यही जो ठहराव है, वही शायद पहाड़ों की जिंदगी को इतना खूबसूरत और शांत बनाता है। तभी इसलिए वहां जाके इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, इतना शांति महसूस होती है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो हम निकले थे जागेश्वर धाम के लिए। हमने सोचा जागेश्वर धाम घूम के आते हैं। फिर हमने देखा कि जागेश्वर धाम का जो रास्ता है वो भी 12 घंटे का दिखा रहा है। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, बहुत दूर हो जाएगा, मम्मी पापा थक जाएंगे। मेरी सासू माँ का भी नी ऑपरेशन हुआ था। तो फिर हमने प्लान ऑफ चेंज किया एकदम। फिर हम शिमला चले गए। तारा देवी जी हैं वहां पर, तारा देवी का मंदिर है बहुत फेमस, वहां हम लोग चले गए। एंड वी हैड अ फैबुलस टाइम ओवर देयर। फिर हम एक छोटे से गांव में रुक गए, आनंदपुर में। बहुत अच्छा लगा। जाओ बेटा तुम भी जब निकाल लोगे एग्जाम्स तो जाना कभी पहाड़ों पे घूमने। जो पहाड़ी हैं वो तो बहुत अच्छा है, पहाड़ों पे घूमने जाना बहुत मन लगता है। और ये मेरा गंजा, ये बहुत इंजॉय करता है पहाड़ों में, इतना खेलता है मस्त। सूर्य, हम कहाँ घूमने गए थे? गंगो। गंगो? गंगो तो अम्मा बाबा रहते हैं। हाँ। मेरे पास कितने इयररिंग है, बहुत। चल गंजे, अब निकल ले, पढ़ाने दे। चल भाई, निकल ले पतली गली से। मौसम कैसा था? बहुत ही प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हाँ, रात में तो ठंड लग रही थी। इतना अच्छा मौसम था, सुहावना, बहुत ही प्यारा, मजा आ रहा था। यहाँ तो वापस आने का मेरा मन ही नहीं करता। नीट के बाद चलेंगे सारे घूमने इकट्ठे होके, बस भर के, हैं? चलेंगे। चलिए। हाँ, कुछ बच्चों ने
कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस शीट में कुछ मिस्टेक मुझे बताई है, टेलीग्राम चैनल पे कुछ बच्चों ने फोटोज शेयर करी हैं, उनको हम डील करेंगे बेटा, ठीक है? उनको मैं देखती हूँ और आपको बताती हूँ। तुंगनाथ गए थे? हाँ तुंगनाथ तो मैं भी गई हूँ, चोपता मैंने और सूरज ने ट्रैक किया था। सूर्या चला जा, पढ़ाने दे जा, चल पापा के साथ जा, भाग जा। चलो बेटा, घूमो फिरो, एक्सपीरियंस अच्छे अच्छे लाइफ में करने चाहिए, मेहनत करो, लाइफ में कुछ बन जाओ और फिर खूब घूमो, घूमना चाहिए। जब हम नई नई जगहों पे जाते हैं ना, नए नए लोगों से मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। यही तो लाइफ है, एक्सपीरियंसेस को गेन करना ही लाइफ है, नई नई मेमोरीज बनाना ही लाइफ है। तो पढ़ो लिखो, मेहनत करो और पैसे कमाओ और मस्त घूमो। चलिए, सर जैसा लगता है सूर्या? अबे भाई सर जैसा ही लगेगा सूर्या, और किसके जैसा लगेगा दोस्तों? ये ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी शर्म कर लो। वो सूर्या नीचे से कह रहा है मैं सूर्या नहीं हूँ, मैं सूर्यांश बद्रीनाथ हूँ। इसको मैंने एक बार ये बता दिया कि मैं तुझे बद्रीनाथ से मांग के लाई हूँ, बद्रीनाथ, मैं इसको बद्रीनाथ धाम से ही मांग के लाई थी, भगवान ने एकदम सुन भी ली। तो तब से ये बोलता है कि मेरा नाम सूर्यांश बद्रीनाथ है, सूर्यांश बद्रीनाथ। इसे कोई कुछ भी कहे, सूर्य तू कितना क्यूट है, क्यूट नहीं हूं मैं, सूर्यांश बद्रीनाथ हूं मैं। सूर्या यार तू कितना प्यारा नहीं हूं मैं, सूर्यांश बद्रीनाथ हूं मैं। तो इसे आप, सूरज कहते हैं डोगेश है तू, कहता है डोगेश नहीं हूं मैं, सूर्यांश बद्रीनाथ हूं मैं। सूर्य क्या हुआ, बता दो अपना नाम सबको। बद्रीनाथ हो आप? सच्ची है? चलो मम्मी को पढ़ाने दो, भाग जाओ आप पापा के साथ। चलिए बेटा, कंधे कर लीजिए सीधे, आंखों में चमक, चेहरे पे स्माइल, बॉटनी कॉपी सामने और एनसीईआरटी बुक सामने। अगर नहीं होगी एनसीईआरटी बुक सामने तो पिट्टी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं आज का खेला विद द लिविंग वर्ल्ड। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी? आ जाइए देखते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर ऑल्सो माई फैमिली एंड यू ऑल आर ऑल्सो वेरी वेरी लवली। दार्जिलिंग जरूर आएंगे बेटा, मुझे दार्जिलिंग जाने का बहुत मन है, मैं दार्जिलिंग जरूर आऊंगी घूमने। चलिए, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी, कि पूरे विश्व में जितने भी तरह के प्राणी हैं और जितने भी प्राणी हैं, नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दे कॉन्स्टिट्यूट बायोडाइवर्सिटी। पर मैंने तो चलाई नहीं। तुम्हारी बेटी ने चलाई, तुम्हारी मैम स्विच हटाना भूल गई इसका और ये पूरी गर्म हुई पड़ी है। चला दूं तुम्हारे कपड़े, अब देखा था। मैं प्रेस का स्विच निकालना भूल गई और उसमें से आग निकल रही है। आज तो मेरी पिटाई होगी क्लास के बाद पक्का, आज तो पक्का मेरी पिटाई होनी है क्लास के बाद। भाई दोस्तों बचा लेना, अपने सर को बोल देना पिटाई ना करें मेरी। चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार फटाक से देख लेते हैं। नेक पेन बेटा, नेक पेन मेरा बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज पेल के करती हूँ, इसको ठीक होना ही पड़ेगा। तुम लोग भी अपना ध्यान रखो, नेक को ध्यान से देख के चला करो। आग लगा दी। हाँ चलिए, हाँ कश्मीर भी आना है बेटा मुझे, मैं कश्मीर भी आऊंगी जरूर, आप लोग को जरूर बताऊंगी, फिर आप लोगों से मिलूंगी। चलिए जी, तो फिर पिछली क्लास में हमने ये सब पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी को हमें पढ़ना है, समझना है, तो हमें क्लासिफिकेशन करना होता है। क्लासिफिकेशन करने के लिए पिक्चर में एंट्री हुई थी टेक्सोनॉमी की, लेकिन जो पुरानी टेक्सोनॉमी थी, जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी थी, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर मॉडर्न टेक्सोनॉमी पिक्चर में आई और मॉडर्न टेक्सोनॉमी ने और भी सारी चीजों को इंक्लूड किया, जैसे एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, आपकी एनाटॉमी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। लेकिन फिर धीरे धीरे एक और नई ब्रांच पिक्चर में आई, दैट इज सिस्टमैटिक्स, जिसका पुराना ये पर्पस था कि उसे डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना था। लेकिन धीरे धीरे ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ये इतनी डेवलप हो गई कि फिर इसने टेक्सोनॉमी को भी अपने अंदर निगल लिया, क्योंकि इसने एक बहुत ही एडवांस चीज को करना शुरू किया, दैट इज फाइलोजेनी, दैट इज स्टडी ऑफ एंसेस्टरल रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी साइंस, राइट। तो ये सब कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और फिर हमने जाना कि हर एक प्राणी का एक साइंटिफिक नाम जरूर होना चाहिए। उस साइंटिफिक नाम का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? आपके कैरोलस लीनियस साहब, जिन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं, जो कहते हैं कि हर एक नाम के दो हिस्से होते हैं और ये जो नाम होते हैं ये लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स फैशन में लिखे जाते हैं। तभी तो हमने लैटिन भाषा में आपकी मैम का नाम भी जाना था, एडोरेशियो मैम।
चलिए, सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद न्यू टॉपिक दैट इज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। तो सारे के सारे बच्चे पूरी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, 100% कंसंट्रेशन मैम के पास रखेंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, नोट बनाते जाएंगे, अपने दिमाग को बहुत फास्ट और बहुत एक्टिव रखेंगे, खुद को सोने नहीं देना है। दिमाग को तेज और एक्टिव रखोगे तभी नीट का पेपर दे पाओगे। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। और ये बेटा मॉड्यूल काफी सारे बच्चों ने बैच के साथ ले लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनको सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड टेक द मॉड्यूल। आप ये कूपन कोड लगा सकते हैं, पीडब्ल्यू बुक ऐप स्टोर से इसको ले सकते हैं और बहुत फायदा होता है इनसे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। बैच में डीपीपी प्रैक्टिस शीट तो मिलती ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो यू कैन परचेज द मॉड्यूल। तो चलिए जी मेरे बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद द टेक्सोनॉमिक हिरार्की। आ जाइए बच्चा पढ़िए। सो टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या होती है इसको पहले समझते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे, राइट? आ जाइए, टेक्सोनॉमिक हिरार्की क्या चीज होती है? हिरार्की क्या होती है? हिरार्की होता है बेटा एक ऑर्डर। जैसे मैं ये आपको समझाती हूं, जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में अगर जाते हैं, किसी ऑफिस में एंट्री लेते हैं, तो वहां पर एक पूरी हिरार्की होती है। एक स्टाफ बॉय होता है, स्टाफ बॉय के ऊपर फिर जो है वहां के जो सेंटर हेड्स होते हैं वो देखते हैं, उसके ऊपर मैनेजर होते हैं, मैनेजर के ऊपर डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर के ऊपर सीईओज होते हैं। तो आपको किसी भी ऑफिस में पूरी एक हिरार्की, पूरा एक ऑर्डर देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो ऐसे चुटकी बजाने से नहीं हो जाता कि आपके सामने कोई एक नया प्राणी खड़ा है और आपको उसको क्लासिफाई करना है, आपको उसको पढ़ना है, समझना है, किसी ग्रुप में डालना है, तो आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है बाबू मोशाय। क्लासिफिकेशन एक टेडियस प्रोसेस है, उसमें मेहनत लगती है, आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आप छोटा ग्रुप बनाते हैं, फिर आप बड़ा ग्रुप बनाते हैं, फिर आप और बड़ा ग्रुप बनाते हैं, यानी कि आप इसमें सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रुप्स में बांटते जाते हैं। जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और क्लासिफिकेशन होता जाएगा। तो ये जो स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में, इन स्टेप्स को हम कहते हैं रैंक। जैसे आप समझिए कि एक बहुत बड़ी सीढ़ी है और आप एक एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो ये जो हर एक सीढ़ी है, ये जो हर एक स्टेप है, इसको हम टेक्सोनॉमिकल प्रोसेस में क्या कहते हैं? हर एक स्टेप को हम कहते हैं रैंक, कैटेगरी या फिर टेक्सॉन। काफी सारे बच्चे पिछली क्लास में टेक्सॉन और टेक्सा पूछ रहे थे, वो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो ईच स्टेप इन द क्लासिफिकेशन प्रोसेस इज अ टेक्सॉन, अ कैटेगरी, अ रैंक। जैसे अगर मैं टेक्सोनॉमिकल हिरार्की की बात करूं तो ये 9वीं क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं, याद है ना? फंडा भी कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो जो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की है इसमें सबसे छोटा ग्रुप हम कौन सा बनाते हैं? स्पीशीज का, फिर उससे बड़ा ग्रुप जीनस का, फिर फैमिली, राइट? फिर ऑर्डर, फिर क्लास, इस तरह से पूरी हिरार्की बनकर तैयार हो जाती है। तो आपके सामने जो ये हर एक स्टेप नजर आ रहा है इसको हम रैंक, कैटेगरी या टेक्सॉन कहते हैं। तो इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, राइट? आ जाइए, पहले इतना लिख लेते हैं बेटा जितना मैंने आपको समझाया। सो चलिए, लेट अस डिफाइन टेक्सोनॉमिकल हिरार्की फर्स्ट। सो क्लासिफिकेशन, पता है तुम्हें मेरे बोर्ड के अंदर, जो ये बोर्ड है इसके अंदर, शीशे के अंदर एक चींटी चली गई है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे गई है वो चींटी शीशे के अंदर। हम आज बोर्ड साफ कर रहे थे तो यहां पे एक छोटी सी चींटी है, बोर्ड के अंदर है, कैसे गई नहीं पता। मतलब चींटियां जो होती है ना, वो धरती पे सबसे हार्डवर्किंग प्राणियों में से एक आती है। भाई साहब, चाहे वो जगह नामुमकिन लगे। दोस्तों, क्लासिफिकेशन जो है हमारा इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस।
ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है दोस्तों, जिसमें हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, ईच स्टेप इज कॉल्ड एज, हर एक स्टेप को हम कहते हैं रैंक या दोस्तों कैटेगरी या दोस्तों टैक्सॉन। जी मैडम, हर एक स्टेप को हम रैंक भी कह देते हैं, कैटेगरी भी कह देते हैं, टैक्सॉन भी कह देते हैं। ठीक है, सो मैम लेट अस डिफाइन टैक्सॉन हियर। तो ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस है इसे हम क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, ये स्टेप वाइज प्रोसेस है और हर एक स्टेप को हम रैंक कह रहे हैं बाबू। जी मैम कह रहे हैं। सो दिस होल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो अलग अलग स्टेप की ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, दिस होल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इस पूरी की पूरी सीढ़ी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल हिरार्की। इस पूरी सीढ़ी को हम टेक्सोनॉमिकल हिरार्की कहते हैं बाबू। जी मैडम, ये बात तो हमें पकड़ में आई और समझ में आई। अब यहां पे लेट अस डिफाइन टैक्सॉन। इससे बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ही प्यार से डिफाइन करूंगी, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। टैक्सॉन को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर तुमसे कोई पूछे टैक्सॉन क्या होता है, तो आप कहेंगे टैक्सॉन को हम कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। जी मैम, अब देखो इधर ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि जब हम क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को अंजाम दे रहे हैं, जी मैम, तो मेरे बच्चों हर एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सबसे छोटी सीढ़ी हमने कौन सी चढ़ी, सबसे छोटा ग्रुप हमने स्पीशीज का बनाया, फिर हमने जीनस का ग्रुप बनाया, फिर हमने दोस्तों जो है फैमिली बनाई। तो जैसे जैसे हम इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप को चढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे ग्रुप बड़ा होने लगेगा और क्लासिफिकेशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। हम इस पूरी सीक्वेंस को हिरार्की कह रहे हैं, जिसमें बहुत सारे स्टेप हैं। ये हर एक स्टेप एक कैटेगरी है, रैंक है और टैक्सॉन है। जैसे स्पीशी एक छोटा सा ग्रुप है, स्पीशी एक छोटा ग्रुप है जो कि एक रैंक भी है, एक कैटेगरी भी है और एक स्टेप भी है और एक टैक्सॉन भी है। इसी तरह जब हम सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं और इससे थोड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाते हैं, तो ये ग्रुप भी अपने आप में एक रैंक है, एक कैटेगरी है और एक टैक्सॉन है। फिर ऊपर चढ़े तो ये जो फैमिली है ये भी अपने आप में एक रैंक है, एक कैटेगरी है, एक टैक्सॉन है। यानी कि हर एक स्टेप को हम रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन कह रहे हैं। इसीलिए हम टैक्सॉन को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, हम टैक्सॉन को यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आई? जी मैडम, बात समझ में आई। अब मैम टैक्सा क्या होता है? भाई टैक्सॉन जो है वो सिंगुलर यूनिट है, एक सिंगल स्टेप को हम टैक्सॉन कहते हैं। और टैक्सा क्या है? टैक्सा ये प्लूरल हो गया। जैसे ये एक सिंगल स्टेप है, ये एक सिंगल स्टेप है, ये एक सिंगल छोटा ग्रुप है, स्पीशीज है, तो मैंने इसे टैक्सॉन कहा। फिर मैं ऊपर गई तो जीनस आया, जीनस को भी मैंने टैक्सॉन कहा, राइट। एक सिंगुलर तो टैक्सॉन होता है, पर जब मैं बहुत सारे टैक्सॉन की एक साथ बात कर रही होती हूं तो मैं उसे क्या कहती हूं दोस्तों? मैं उसे टैक्सा कहती हूं। इतनी बात समझ में आती है? जी मैम, इतनी बात हमें समझ में आती है। टैक्सॉन क्या होता है हमें समझ में आ गया, टैक्सा क्या होता है हमें समझ में आ गया। अब मैं यहां पे आपको एक ऐसी छोटी सी बात बताऊंगी जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट। बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनसीईआरटी इस तरह की लाइनों को यूज करती है। जब आप वो वाली लाइनें पढ़ोगे तो कंफ्यूज होगे और आपको दिक्कत होगी। तो मैं यहां अभी आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जी मैम, चलो तो मुझे चैट में जरा आंसर करना। चैट चल क्यों नहीं रही है? व्हाट हैपेंड टू द चैट?
चटे 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 चटे। यस, तो मैं एक बात पूछूंगी बेटा, मैं एक बात पूछूंगी, उसका आंसर करना, मुझे सबसे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। सपोज मैं किसी ऑफिस में गई, राइट? जी मैम, और मैं उस ऑफिस के मैनेजर को ढूंढ रही हूं। ठीक है मैम, उस मैनेजर का नाम है सपोज आरसी गुप्ता। जी मैम, तो मैं ऑफिस में गई, मैंने पूछा मुझे मैनेजर से मिलना है, तो उन्होंने कहा मैम हमारे ऑफिस में 2 मैनेजर हैं। तो फिर मैंने स्पेसिफाई करके बताया मुझे आरसी गुप्ता से मिलना है, तो उन्होंने समझ लिया कि इनको मैनेजर से मिलना है और वो मैनेजर आरसी गुप्ता हैं, तो वो मुझे मिलाने के लिए ले गए। अगर मैं उन्हें मैनेजर कहूं, मैनेजर आरसी गुप्ता हैं, आरसी गुप्ता मैनेजर हैं, ये दोनों लाइनें आपको एक जैसी लग रही हैं या अलग अलग लग रही हैं? फटाक से मुझे बताओ। आरसी गुप्ता की फुल फॉर्म भी बता दी, रमेश चंद्र गुप्ता। बकलोल हो, मैंने तुमसे फुल फॉर्म नहीं पूछी है, मैंने तुमसे कॉन्सेप्ट पूछा है। बहुत बकलोल हो रे। चलिए, शुगर केन जूस नहीं है ये, इसमें पुदीने का पेस्ट और नींबू मिला हुआ है और थोड़ा काला नमक। चलो, एक ही है, सेम लग रहा है। हम ऑफिस में गए और हमने पूछा कि भैया मैनेजर आरसी गुप्ता है, आरसी गुप्ता मैनेजर है, एक ही बात है ना? एक ही बात है ना? जी मैडम, एक ही बात है। अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में हम हर एक स्टेप जो चढ़ रहे हैं, हर एक स्टेप जो चढ़ रहे हैं, वो एक कैटेगरी है, टैक्सॉन है ना? आरसी गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर आरसी गुप्ता है। हर एक स्टेप एक रैंक है, कैटेगरी है, टैक्सॉन है। टैक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी टैक्सॉन है। आरसी गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर आरसी गुप्ता है। सेम लग रहा है ना बात, है ना? हर एक स्टेप को हम टैक्सॉन कह रहे हैं या कैटेगरी कह रहे हैं, एक ही बात है। जी मैम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं इसको थोड़ा गहराई में सोचूं तो मैनेजर एक रैंक होती है, रैंक। किसी भी ऑफिस में एक ओहदा होता है, एक रैंक का नाम होता है मैनेजर। लेकिन उस पर जो बंदा बैठा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आरसी गुप्ता है। आप ये कह सकते हो कि कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी टैक्सॉन है, टैक्सॉन ही कैटेगरी है। हर एक स्टेप को मैं टैक्सॉन कह रही हूं, हर एक स्टेप को मैं कैटेगरी कह रही हूं। मैनेजर को मैं आरसी गुप्ता कह रही हूं, आरसी गुप्ता को मैं मैनेजर कह रही हूं। लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है? मैनेजर एक रैंक है, एक ओहदे का नाम है, और उस पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आरसी गुप्ता है। भले ही ये लाइन ठीक है कि आरसी गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर आरसी गुप्ता है, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जिंदा प्राणी है जो उस रैंक को, उस ओहदे को पकड़ रहा है। ऐसे ही टैक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी ही टैक्सॉन है। लेकिन अगर मैं इसकी बाल की खाल निकालूं, गहराई में जाऊं, तो टैक्सॉन आरसी गुप्ता है और कैटेगरी मैनेजर है। यानी कि जो कैटेगरी है वो एक रैंक है, और उस पर बैठा जो प्राणी है, जिंदा ऑर्गेनिज्म जो है, दैट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी टैक्सॉन है। मैनेजर आरसी गुप्ता है, आरसी गुप्ता मैनेजर है। लेकिन अगर बाल की खाल निकालें और गहराई पर जाएं तो रैंक, मैनेजर एक ओहदे का नाम है, रैंक का नाम है, और उस पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारा टैक्सॉन है। तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि हर एक स्टेप को हम रैंक, कैटेगरी या टैक्सॉन कहते हैं, और टैक्सॉन को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं बाल की खाल में जाऊं और थोड़ा सा इसको और रिफाइन करूं, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी कि टैक्सॉन क्या रिप्रेजेंट करता है सही मायनों में? टैक्सॉन रिप्रेजेंट्स आइदर a living organism अब ये वाला कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आएगा ना, तो आपको एनसीईआरटी की कुछ लाइनें बखूबी प्यार से समझ में आएंगी, आपको उनका रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। आइदर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैं कह रही हूं
फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैं एग्जाम्पल लेती हूं, जैसे मैं कह रही हूं टाइगर, तो टाइगर एक टेक्सॉन है क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं पैंथेरा, तो पैंथेरा जो है वो भी एक टेक्सॉन है, लेकिन वो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम बात समझ रहे हो? अगर मैं कहूं चीता, टाइगर, टाइगर एक टेक्सॉन है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं कहूं पैंथेरा, तो पैंथेरा भी एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें टाइगर, लायन और लेपर्ड आता है, लेकिन वो एक बड़ा ग्रुप है। तो पैंथेरा भी एक टेक्सॉन है, टेक्सॉन, क्योंकि वो एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइगर भी एक टेक्सॉन है क्योंकि वो एक छोटे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टाइगर जो है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? टाइगर कौन से ओहदे को पकड़े हुए है इस प्रोसेस में? वो स्पीशीज के ओहदे को पकड़ रहा है, यानी कि जो रैंक है, जो कैटेगरी है, वो क्या है? स्पीशीज है। तो टाइगर एक टेक्सॉन है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस सीढ़ी पर कौन से ओहदे पर बैठा है, कौन सी रैंक पर बैठा है? स्पीशीज की रैंक पर बैठा है। ऐसे ही पैंथेरा क्या है? पैंथेरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कौन से ओहदे पर बैठा है? जीनस के ओहदे पर बैठा है। बताओ, बात समझ में आई? पैंथेरा एक जीनस है, जीनस पैंथेरा है, एक ही बात है। टेक्सॉन कैटेगरी है, कैटेगरी ही टेक्सॉन है। मैनेजर आरसी गुप्ता है, आरसी गुप्ता ही मैनेजर है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाएं तो आरसी गुप्ता वो जिंदा प्राणी है जो मैनेजर के ओहदे पर बैठा है। यानी कि अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, राइस एक स्पीशीज है और स्पीशीज राइस है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर स्पीशीज एक ओहदे का नाम है, एक रैंक का नाम है, एक कैटेगरी का नाम है क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। सही मायनों पर उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा है वो टेक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पैंथेरा, अब देखो कितनी प्यारी लाइन में बताऊंगी यहाँ पे कैसे इसको लिखने का तरीका क्या होता है। बड़ा एनसीईआरटी में बच्चों को समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका है? देखो, पैंथेरा इज अ टेक्सॉन। पैंथेरा एक टेक्सॉन है जो कि एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैंथेरा इज अ टेक्सॉन belonging to the category genus. बताओ बेटा, बात समझ में आई कि नहीं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ बच्चे जानबूझ के चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्या भाई, क्या रॉकेट साइंस बता दी मैंने इसमें? मैंने एग्जाम्पल देके भी समझा दिया। तुम किसी ऑफिस में जाके ये कह लो भैया कि आरसी गुप्ता मैनेजर है भाई, हाँ आरसी गुप्ता मैनेजर, आरसी गुप्ता है, हाँ, तो मैनेजर की रैंक पे आरसी गुप्ता बैठा है और आरसी गुप्ता ही मैनेजर है। टेक्सॉन ही कैटेगरी है, कैटेगरी ही टेक्सॉन है। बाल की खाल में जाओगे तो वो सही मायनों में लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उस ओहदे पर बैठा है। तो टेक्सॉन actually represents the living organism or group of living organism belonging to a specific category or rank in a taxonomical hierarchy or the classification process. Am I clear or not? Tell me fast in the chat box. Am I clear or not? Rice is a species, right? और स्पीशी का एग्जाम्पल राइस हो सकता है, दोनों ही बातें सही हैं, बट एक्चुअल में राइस represents a living organism, is a taxon which belongs to the rank or category species. जी मैडम, बात समझ में आई? सब कुछ दिमाग के अंदर सेट हो गया? रैंक, कैटेगरी क्या होती है, टेक्सॉन क्या होता है, टेक्सा क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल हिरार्की क्या होती है, एवरीथिंग इज क्लियर? जी मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। बेहतरीन। चलिए अब हम पूरे टेक्सोनॉमिकल हिरार्की यहां जरा बनाने की कोशिश करते हैं। भले ही इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आते हों और पिछले कुछ सालों में आए भी ना हो, लेकिन फिर भी हम पूरी जी जान लगा के इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीए का कुछ नहीं पता भैया। पता चल रहा है अगले साल 2 क्वेश्चन मुश्किल से इसी पेपर से बना के दे दिए। चलिए, तो इसकी आपको कॉन्सेप्ट याद है?
कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जिस घड़े में पानी पीते हो, कीप पॉट क्लीन, उस घड़े को साफ रखो, कीप पॉट क्लीन, और नहीं तो जो फैमिली है वो बीमार पड़ जाएगी। मैंने 9th क्लास में याद किया था ये, तुमने कौन सी क्लास में याद किया था बताओ कमेंट करके। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। जो सबसे बड़ा ग्रुप हम मानते हैं वो किंगडम होता है। फिर हमारा आता है फाइलम और डिवीजन। फिर हमारा आता है दोस्तों क्लास। फिर आता है बाबूजी ऑर्डर। फिर आती है जी फैमिली। फिर आता है जी जीनस, और फिर आती है जी स्पीशीज। तो ये पूरा का पूरा टेक्सोनॉमिकल हिरार्की है। यहां पर हम नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये सीढ़ी, ये वाली सीढ़ी हमें चढ़नी है। जब हम ये पूरी सीढ़ी यहां तक चढ़ जाएंगे दोस्तों, यहां तक चढ़ जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि आपने किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह क्लासिफिकेशन कर दिया है। आपने किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह क्लासिफाई कर दिया है। एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे, जिसमें हर एक सीढ़ी को मैं क्या कह रही हूं, रैंक, कैटेगरी और टेक्सोन। लेकिन अगर मैं बाल की खाल निकालूं, सो टेक्सोन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इन रैंक्स पर बैठे हैं, जो इन रैंक्स के ऊपर बैठे हैं। जी मैम, इतनी बात हमें समझ में आई। तो आपको यहां पर कितनी प्रॉपर कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, जरा गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7। सो दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जरूरी, जिनके बिना क्लासिफिकेशन का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। इन्हें हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। लेकिन इनके बीच बीच में देयर आर 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज जो हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले हम ये सब कुछ बहुत ही डिटेल में पढ़ाते थे। मैं उस जमाने से पढ़ा रही हूं जब इस चैप्टर को हम ऑफलाइन कोचिंग में 7-8 लेक्चर्स में खत्म करते थे और वहां ना जाने क्या क्या पढ़ाते थे। ऑटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, एक्रोनिम, ये सब कुछ पढ़ाते थे। ये 21 कैटेगरीज भी डिटेल में बताते थे। स्पीशीज के नीचे एनिमल्स के केस में सब स्पीशीज आता है, प्लांट्स के केस में वैरायटी आता है, फैमिली और जीनस के बीच में सब फैमिली आता है, उनके बीच में ट्राइब आती हैं। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरमीडिएट कैटेगरीज बीच बीच में होती हैं, लेकिन अब हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें इन 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज से मतलब है। ऐसे तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि किंगडम से भी बड़ा एक ग्रुप होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं। ये कहां पढ़ाऊंगी, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी। लेकिन यहां मैं तुम्हें कह रही हूं कि किंगडम ही सबसे बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन इससे भी बड़ा एक ग्रुप होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं, पर वो हमें नहीं जानना है। जी मैम, अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ सवाल आपसे पूछूंगी, आपको मुझे जवाब देने हैं। एम आई क्लियर? जी मैम, चलिए बताइएगा। मैं अगर नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रही हूं, यानी कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब मैं धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में आगे बढ़ती जा रही हूं, मैं एक एक सीढ़ी को चढ़ती जा रही हूं, तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि जो स्पेसिफिसिटी है प्रोसेस की, वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। अब मैं ये सवाल पूछने से पहले आपके सामने एक एग्जाम्पल रखती हूं। इसका जवाब आप वो एग्जाम्पल सुनने के बाद दीजिएगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूं कि मेरे सामने ना टाइगर खड़ा है और मुझे उस टाइगर को क्लासिफाई करना है अल्टीमेटली। तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले एक छोटा सा ग्रुप बनाऊंगी, सबसे छोटा ग्रुप, टाइगर 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 का ग्रुप, जिसमें सारे टाइगर होंगे। उस ग्रुप को मैं क्या नाम दूंगी, स्पीशीज। तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटा ग्रुप बनाया जिसमें सारे टाइगर 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 को रखा, और उस छोटे से ग्रुप को मैंने स्पीशीज बोल दिया। जी मैम, अब जब मैं ये सबसे छोटा ग्रुप बना रही हूं जिसमें मैं सिर्फ टाइगर टाइगर को एक साथ रख रही हूं, तो मैं बहुत ही स्पेसिफिक हूं ये करते हुए। मैं कह रही हूं कि मुझे केवल ऐसे ही प्राणी चाहिए जिसके शरीर पर काली धारियां हो, ब्लैक लाइंस हो, मुझे वही चाहिए और कोई नहीं।
स्ट्राइप्स, ब्लैक स्ट्राइप्स हो, तो मैं अपनी बात कहने के लिए अपनी बात को रख रही हूं बहुत ही स्पेसिफिक होकर। वही प्राणी चाहिए जिसकी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, जो जिसके कैनाइन्स बहुत स्ट्रांग हैं। ये सारी कैटेगरी, वो ये सारी बातें रखते हुए मैंने जो है ग्रुप बना दिया। फिर मुझे इस ग्रुप को थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने देखा टाइगर किसके साथ सिमिलर है। टाइगर काफी हद तक लायन की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और काफी हद तक, हाँ, लायन, टाइगर एंड तीसरा देखो मैं बोलते बोलते भूल गई, लेपर्ड। तुम्हारे मैम गजनी हो चली हैं। जेब्रा नहीं भाई, जेब्रा नहीं रख रहे हैं हम यहाँ साथ में। जेब्रा के कैनाइन इतने स्ट्रांग नहीं होते, पागल, जेब्रा को रख रहे हैं यहाँ पे। हर काली धारियों वाला प्राणी टाइगर नहीं होता है। चलो, सो वेर आई वॉज के अब मुझे ग्रुप को बड़ा करना है, तो मैंने टाइगर, लायन और लेपर्ड तीनों में मुझे काफी सिमिलैरिटी नजर आई, तो मैंने ग्रुप को बड़ा कर दिया। अब ये सोचो जरा, जब मैंने इस ग्रुप को बड़ा किया तो क्या मैं इतनी स्पेसिफिक हो सकती हूं कि मुझे काली धारियों वाला ही प्राणी चाहिए? जरा सोचो कि मुझे काली धारियों वाला, अगर मैं इतनी स्पेसिफिक हो जाऊंगी तो मैं ग्रुप को कभी बड़ा ही नहीं कर पाऊंगी। शेर के पास तो नहीं होती हैं काली धारियां, है ना? तो यानी कि मुझे थोड़ा सा अपने रूल को, अपने आप को ढीला छोड़ना पड़ेगा, मुझे थोड़ा जनरलाइज होना पड़ेगा। जब मैं ग्रुप को बड़ा कर रही हूं तो मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर सकती। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बात करूंगी तो मैं ग्रुप को कभी बड़ा ही नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एक बड़ा ग्रुप बना दिया, जीनस पैंथेरा। फिर मुझे इस ग्रुप को और बड़ा करना था, तो मैंने ढूंढे प्राणी, तो मुझे लगा कि भाई बिल्ली तो इनके जैसी लग रही है, अगर मैं चीते को छोटा कर दूं तो बिल्ली जैसा लगेगा, बिल्ली तो इनकी मौसी है। तो मैंने बिल्ली को भी इनके साथ रख दिया और एक बड़ा ग्रुप बना दिया और उसको मैंने नाम दिया फैमिली फेलिडी। तो उस फैमिली फेलिडी में मैंने बिल्ली भी रख दी, लेपर्ड भी रख दिया, टाइगर भी रख दिया, लायन भी रख दिया। जब मैंने ग्रुप को थोड़ा बड़ा किया तो मैं थोड़ा और कम स्पेसिफिक हो गई, यानी कि मैं थोड़ा जनरल होती जा रही हूं। अब मैं थोड़ी आम बात करती जा रही हूं, बहुत स्पेसिफिक होकर बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं बहुत स्पेसिफिक बनी रही तो मैं कभी भी ग्रुप को बड़ा नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने देखा और कोई इनके जैसा है क्या, तो मुझे लगा हाँ भाई, कुत्ता तो इनके जैसा ही है, ऐसे कुत्ते की आंखें रात में चमकती हैं, उसके जो कैनाइन का स्ट्रक्चर होता है वो काफी ऐसा ही होता है, वो भी कार्निवोरस होता है। तो मुझे लगा मैं कुत्ते को भी इनके साथ ही रख सकती हूँ, तो मैंने कुत्ते को भी इनके साथ ही रख दिया और एक बड़ा ग्रुप बना दिया, कार्निवोरा। तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है, अब उसमें कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, लायन, लेपर्ड सब इकट्ठे हैं। तो सोचो मैं ग्रुप को बड़ा करती जा रही हूं। जब मैं ग्रुप को बड़ा करती जा रही हूं तो तुम जरा सोच के बताओ, जो समान बातें हैं, जो एक जैसी बातें हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, वो कम हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं? ऑब्वियसली घटती जा रही हैं, राइट? जी मैडम। तो हमने इनके साथ डोगेश को भी रख दिया, है ना? तो स्पेसिफिसिटी क्या हो रही है मेरे बच्चों? घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होते जा रहा है। फिर आप बताइए सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं? एक जैसी बातें जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जा रहा है ऑब्वियसली घटती जा रही हैं, डिक्रीज होती जा रही हैं। सिमिलर कैरेक्टर कह लो या कॉमन कैरेक्टर्स कह लो, एक ही बात है। ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं बेटा, है ना? कॉमन कैरेक्टर्स या सिमिलर कैरेक्टर्स। जी मैडम। फिर उसके बाद आप मुझे सोचकर बताइएगा जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे, जरा चैट बॉक्स में बताइए। जनरल कैरेक्टर्स जो होंगे वो घटेंगे या बढ़ेंगे? बताइए। जनरल का मतलब क्या हो गया? जनरल का मतलब आम। डॉग एंड कैट ओमनीवोर होते हैं। हाँ बेटा, ओमनीवोर होते हैं, सही कह रहे हो आप। और कार्निवोर भी तो होते हैं ना? बताइए बेटे, जनरल का मतलब क्या होता है? आम, जो सबके पास हो। तो जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता जाएगा उसमें आम बातें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ग्रुप बड़ा हो रहा है ना? तो जनरल कैरेक्टर्स क्या होंगे बेटा? जनरल कैरेक्टर्स विल इंक्रीज। जी मैम।
चलिए जरा मुझे सोचकर बताइए, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे जैसे हम ग्रुप को बड़ा करते जाएंगे तो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल होता चला जाएगा या जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा? बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में। क्लासिफिकेशन का प्रोसेस सिंपल होता चला जाएगा या जटिल होता चला जाएगा? बताएंगे? सिंपल होता जाएगा। सो चैट बॉक्स में कुछ बच्चे लिख रहे हैं सिंपल होता चला जाएगा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो मुझे दोनों ही तरह के यहां ऑप्शंस चैट बॉक्स में दिख रहे हैं। ओके, चलो इसका जवाब देने से पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो जो सवाल मैं भी तुमसे पूछने वाली हूं। टाइगर को टाइगर के साथ रखना आसान है, उसमें मुझे बहुत सोचना पड़ेगा, या जब मुझे टाइगर को कुत्ते के साथ रखना है तब मुझे बहुत सोचना पड़ेगा? जरा बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में सोचकर बताइए। जब मुझे टाइगर को टाइगर के साथ रखना है यानी कि ग्रुप छोटा है तो वो सिंपल है, या मुझे टाइगर को कुत्ते के साथ रखना है वो सिंपल है? बताओ। टाइगर को टाइगर के साथ तो अंधा भी रख देगा, सोचना ही नहीं है उसमें। टाइगर टाइगर के जैसा रख रहा है, लग रहा है, रख दो। टाइगर को कुत्ते के साथ रखना है भाई, तुम्हें पता है कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? पता है कितना दिमाग लगाना पड़ेगा? रख सकते कि नहीं रख सकते भाई? वो भाव भाव करता है, वो करता है, हैं? क्या कुत्ते को रख सकते हैं टाइगर के साथ? ऑब्वियसली बहुत सोचना पड़ेगा। सो द प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लेक्स। चलिए ये सारे इन्हें हल्के में मत लेना, ये सारे सवाल एज इट इज पूछे जाएंगे तुमसे टेस्ट पेपर में, डीपीपीज में। पेपर लीक कर रही हूं, जाओ। चलो, ग्रेटर इज द ग्रुप, जितना ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा डैश अच्छा तो मुझे सोच के बताओ, ग्रुप जितना बड़ा होता चला जाएगा, ग्रुप के अंदर जो बैठे प्राणी हैं, ग्रुप बड़ा हो गया है ना, हमने उसमें कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, लेपर्ड सबको रख दिया। ये बड़ा सा ग्रुप है, मैं इसको कार्निवोरा ऑर्डर कह रही हूं। इस ग्रुप में जितने भी टेक्सा बैठे हैं यानी कि जितने भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैठे हैं, उन सब में तालमेल बैठाना, उन सब में सिमिलैरिटी ढूंढना, रिलेशनशिप ढूंढना आसान होगा या मुश्किल होगा? बताओ, बताइए, सोच के बताइए। ग्रुप जितना बड़ा होगा उसके अंदर बैठे जो प्राणी हैं उनके बीच में जो तालमेल बैठाना, रिलेशनशिप बैठाना आसान होगा या मुश्किल होगा? ऑब्वियसली मुश्किल होगा, सोचना पड़ेगा भाई, दिमाग खुजाना पड़ेगा, बाल नोचने पड़ जाएंगे। कुत्ते को भाई रख दिया तुमने लेपर्ड के साथ, टाइगर के साथ कुत्ते को रख रखा है, ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, कुत्ते को टाइगर के साथ रख दिया? बहुत सोचना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जब टाइगर को टाइगर के साथ रखा है तुमने, छोटा ग्रुप है, तो क्या सोचना है? बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, काली धारियां हैं दोनों के पास, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्या सोचना? सो बड़ी प्यारी लाइन है, क्वेश्चंस में एज इट इज आती है। ग्रेटर द ग्रुप, जितना बड़ा ग्रुप होगा, ग्रेटर इज द ग्रुप, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी। दोस्तों, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी, उतना ही मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्सा एट द सेम कैटेगरी। क्या तुम इस लाइन को समझ पाए? थोड़ी जटिल लग रही होगी, कुछ बच्चों के घुटनों में दर्द तो नहीं हुआ? रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टैक्सा एट द सेम कैटेगरी, माने
कैटेगरी कौन सी बात कर रही हूं मैं? सेम कैटेगरी कौन सी कह रही हूं? ऑर्डर। उस एक ही कैटेगरी के अंदर बड़े सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े सारे टेक्सा हैं, जैसे डॉग, जैसे कैट, जैसे लेपर्ड। तो एक ही कैटेगरी, एक ही ग्रुप में बैठे जो अलग अलग टेक्सा हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना मुश्किल होता चला जाएगा जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? ये सारे सवाल आपके सामने एज इट इज पूछे जाते हैं। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा किसी भी प्रकार की? जी मैम, कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है। अब यहां पर एक बात बता दूं, एनसीईआरटी की बड़ी एक प्यारी लाइन लिखी हुई है जो क्वेश्चन में आती है कि ये आपके सामने जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये क्या है? ये कैटेगरीज ही तो है, ये रैंक्स ही तो हैं। स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, व्हाट आर दे? दीज आर रैंक्स, दीज आर कैटेगरीज। तो आपके सामने जो ये रैंक नजर आ रही है, ये हर एक रैंक एक डिस्टिंक्ट जो है बायोलॉजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। दीज आर नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, राइट? दीज आर नॉट जस्ट मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है कि हमने सिर्फ कुछ चीजों को भर के एक ग्रुप बना दिया। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ चीजों को ग्रुप बना दिया, भर दिया, नहीं। ये हर एक कैटेगरी एक रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल जो है बायोलॉजिकल एंटिटी को। जैसे कि जो पैंथेरा जीनस है वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल बायोलॉजिकल एंटिटी को, जहां पे टाइगर, लेपर्ड और लायन के ग्रुप की हम बात करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा जो है ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दैट ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी यहां पर जो है ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स a distinct biological entity, distinct biological entity and not just morphological aggregates। हर एक कैटेगरी सिर्फ आप ऐसे मत समझिए कि वो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं, बल्कि वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम, समझ में आ गई ये बात? ठीक है, ये लाइन भी सीधा क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अब अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आई हैं तो तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब करके दिखाओगे, फिर मैं जानूंगी कि तुम्हें वो बात समझ आई है कि नहीं आई है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझना। तुम्हें दुनिया परेशान करने की कोशिश करेगी, सवाल तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, पर हमें लाइफ में डटे रहना है, भटकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके सामने ताजा ताजा क्वेश्चन आ रहा है और मैं यहाँ पर पोल जनरेट कर रही हूँ और आपके 45 सेकेंड्स दे रही हूँ। आप सुकून से सोचिए और जवाब दीजिए। राइस, मोनोकॉट और प्लांट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे के सारे एक ही टेक्सा है, सिमिलर टेक्सा है जो अलग अलग कैटेगरी पर बैठा है, या ये सारे सिमिलर टेक्सा है जो एक ही कैटेगरी पर बैठे हैं, या ये सब अलग अलग टेक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं जो अलग अलग कैटेगरी पर बैठे हैं, या ये सारे अलग अलग टेक्सा हैं जो सारे एक ही कैटेगरी पर बैठे हैं? कैटेगरी का मतलब आपको पता है ना? सोचो और जवाब दो। जस्ट थिंक एन आंसर। चलिए देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए, दे ऑल आर डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट कैटेगरी। द आंसर वुड बी सी। देखते हैं कितने बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। केवल 19% बच्चों ने जवाब सही दिया है। सबसे ज्यादा बच्चे आंसर ए बता रहे हैं। मुझे पता है आपने इसको कैसे दिमाग लगाया होगा, कैसे आपने सोचा होगा। आपने दिमाग लगाया ही नहीं, ज्यादा आपने ज्यादा लोड लिया ही नहीं।
काफी सारे बच्चों ने इसको कैसे सोचा होगा, देखो मुझे सोचो। मैं ये सवाल क्यों करा रही हूं, क्योंकि एज इट इज लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एज इट इज यही सेम बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने सवाल के रूप में दिखा दी। देख इधर मेरी बात सुन, बच्चे कह रहे होंगे मैम चावल एक मोनोकॉट है और चावल एक प्लांट भी है, यानी कि यहां पर एक ही ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है कि चावल एक मोनोकॉट है और वो प्लांट है, यानी कि सिमिलर सिमिलर कैटेगरी को, सिमिलर टेक्सा को बता रहा है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी पे। मोनोकॉट क्लास है, प्लांट किंगडम है, राइस एक स्पीशी है। ऐसे सोचा? गलत सोचा। इधर देखो मैंने क्या कहा, टेक्सा क्या, टेक्सॉन क्या है? टेक्सॉन या तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं चावल की बात कर रही हूं तो चावल एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक टेक्सॉन है। एक टेक्सॉन है और ये एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, कौन सी रैंक को बिलोंग कर रहा है? स्पीशीज को। मोनोकॉट, मोनोकॉट भी एक टेक्सॉन है, लेकिन ये एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। चावल भी एक टेक्सॉन है, बट चावल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि स्पीशीज रैंक पर बैठा है। लेकिन मोनोकॉट एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऐसे सारे प्लांट्स धरती पर प्रेजेंट, ऐसे सारे प्लांट्स जिनके पास एक ही कोटिलिडन होता है और फाइब्रस रूट होती है और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे बड़े ग्रुप को हम मोनोकॉट कहते हैं। तो जरा बताइए, मोनोकॉट और राइस सेम कैसे हो सकते हैं? चावल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक अलग टेक्सॉन है। मोनोकॉट एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक अलग टेक्सॉन है। चावल एक मोनोकॉट है, पर सारे मोनोकॉट तो चावल नहीं है। ऐसा तो नहीं है धरती पे मोनोकॉट केवल चावल ही है, गेहूं भी है, मेज भी है, शुगर केन भी है, सॉर्गम भी है। तो मोनोकॉट एक बहुत बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज अ सेपरेट डिफरेंट टेक्सॉन, जो कौन सी रैंक पर बैठा है? क्लास। प्लांट, प्लांट भी एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये ग्रुप तो बहुत ही बड़ा है। धरती पर ऐसे सारे प्राणी जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, उन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब इसमें आ जाते हैं। तो ये एक अलग ही टेक्सॉन है, ये एक अलग ही ग्रुप है, जो कौन सी रैंक पर बैठा है? किंगडम। तो अब जरा सोचिए, तो ये राइस एक अलग टेक्सॉन है, मोनोकॉट एक अलग टेक्सॉन है, प्लांट एक अलग टेक्सॉन है। सो ये सारे के सारे अलग टेक्सॉन है। काफी सारे हैं तो हमने टेक्सा कह दिया। ये सब के सब डिफरेंट टेक्सा हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज पर बैठे हुए हैं। सो इसीलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। अब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये आप जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। आप अच्छे से सोच लीजिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। Which of the following is less general? लेस जनरल, आम। लेस जनरल का मतलब क्या है? जो ज्यादा आम नहीं है। लेस जनरल का मतलब क्या हो गया? मोर स्पेसिफिक, राइट? लेस जनरल। तो आपको इनमें सबसे लेस जनरल कौन दिख रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन दिख रहा है? जो सबसे छोटा ग्रुप है वही सबसे आम नहीं होगा, बल्कि ज्यादा स्पेसिफिक होगा, है ना? तो हमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रुप ढूंढना है। तो सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है इनमें? जीनस है। तो यही सबसे ज्यादा स्पेसिफिक यानी कि लेस जनरल होगा नेचर में। 67% बच्चों ने आंसर सही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। ओके, यहां पे मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूं कि जिनके पीछे एसी आता है, ड्रॉपर बैच के बच्चों इतना तो आपको आइडिया होगा, यहां पे सबके पीछे एसी 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 आ रहा है। तो यहां पर फैमिली की बात हो रही है।
यहां सबके पीछे एल्स 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 आ रहा है, ये ऑर्डर की बात हो रही है। और बच्चे बच्चे को पता है सोलेनम, पिटूनिया, अट्रोपा ये जीनस होते हैं, और ये सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो ये सारे स्पीशीज हैं। अब आप ध्यान से सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए। इनको रटने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, मैम हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, कॉमन सेंस लगाओ, रट्टे मारने वाले क्वेश्चन अब नीट में आते ही नहीं है। सवाल पढ़ो। इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेक्सा विल हैव लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू अदर। आपको बताना है यहां पर एक ही ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म बैठे होंगे उनमें आपस में लेस सिमिलैरिटीज होंगी एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप। लेस सिमिलैरिटी, समझ रहे हो, लेस सिमिलैरिटी। तो यानी कि आपको कौन सा ग्रुप ढूंढ के निकालना है। ऐसी कौन सी आपको यहां पर कैटेगरी नजर आ रही है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है ग्रुप में बैठे हुए उनमें सिमिलैरिटीज लेस होंगी एज कंपेयर टू दी अदर ग्रुप्स। बताओ, सिमिलैरिटी सबसे कम किस में होंगी? जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा। तो हमें यहां सबसे बड़ा ग्रुप ढूंढना है। सबसे बड़ा ग्रुप तो ऑर्डर है, यानी कि पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सिमिलैरिटी कम होंगी अगर मैं उसे जीनस से, स्पीशीज से या फैमिली से कंपेयर करूं। ऐसे ही पोएल्स एक ऑर्डर है, उसके अंदर बैठे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बीच में सिमिलैरिटीज कम होंगी, राइट? क्योंकि ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अलग अलग टेक्सा हैं, ये अलग टेक्सॉन है, ये अलग टेक्सॉन है, ये अलग टेक्सॉन है, लेकिन ये सेम कैटेगरी पर बैठे हैं, दैट इज ऑर्डर। सैपिनडेल्स भी एक ऑर्डर है जिसमें मैंगो आता है, पोएल्स भी एक ऑर्डर है जिसमें व्हीट, राइस, मेज आते हैं, पॉलीमोनियल्स भी एक ऑर्डर है जिसमें पोटैटो और स्वीट पोटैटो आते हैं। सो ये अलग अलग टेक्सॉन है पर बैठे ये एक ही कैटेगरी पर हैं, दैट इज ऑर्डर। सो राइट, द आंसर वुड बी बी। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। 38% बच्चों ने आंसर सही दिया है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। मतलब आपको बताना है कि ये कैटेगरी है, ये रैंक है, इस रैंक के अंदर जो अलग अलग टेक्सा बैठे हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बैठे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना इनमें से सबसे ज्यादा किस में मुश्किल होगा। तो आपको क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा ग्रुप। हम जानते हैं सबसे बड़े ग्रुप में ही जो रिलेशनशिप्स बैठाना है वो मुश्किल होता जाता है। तो फाइलम एक काफी बड़ा ग्रुप है, उसमें जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा बैठे होंगे उनके बीच में रिलेशनशिप बैठाना मुश्किल होगा। डिवीजन भी, डिवीजन और फाइलम प्लांट्स के केस में होता है, ये मैं वहां लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ। और सॉरी, फाइलम जो है एनिमल्स के केस में होता है, डिवीजन प्लांट्स के केस में होता है ना? ये सेम ही लेवल पर बैठे होते हैं, तो यहाँ रिलेशनशिप को बैठाना सबसे मुश्किल होगा। 63% बच्चों ने आंसर सही दिया है। वेरी नाइस मेरे बच्चों। तो आई होप आपको ये टेक्सोनॉमिकल हिरार्की वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बेटा, जहां मैंने ये लिखा है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के केस में होता है, जैसे आप एनिमल्स में फाइलम्स पढ़ते हैं, लेकिन प्लांट्स में डिवीजन होते हैं। जैसे कि एल्गी एक डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मी एक डिवीजन है, राइट? चलिए अब जैसे अगर मैं यहां पे आपसे यही सेम क्वेश्चन पूछूं कि यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है, टाइगर, कार्निवोरा और एनिमल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो क्या जवाब दोगे? टाइगर, कार्निवोरा, एनिमल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आंसर इसका भी क्या होगा? इसका भी आंसर सेम होगा। टाइगर, कार्निवोरा और एनिमल ये अलग अलग टेक्सॉन है जो कि अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइगर एक जिंदा प्राणी है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि एक टेक्सॉन है जो स्पीशीज पर बैठा है। कार्निवोरा एक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का बड़ा ग्रुप है, एक अलग टेक्सॉन है जो कि कहाँ बैठा है, कौन सी रैंक पर? ऑर्डर पर। और एनिमल आप जानते ही हो, है ना? तो इस तरह की एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको क्या आंसर करना है आपको समझ में आ चुका है।
जी मैडम, चलो मेरे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग। अब हम एक एक करके डिफाइन करते हैं स्पीशीज को, लेकिन उससे पहले हम फटाक से इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। तो सारे प्यारे प्यारे से बच्चे फटाक से अपनी अपनी एनसीईआरटी बाहर निकाल लेंगे, जिनके पास नहीं है उनको पिट्टी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन ऐसे चुटकी बजा के एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है, बट इन्वॉल्व्स हिरार्की ऑफ स्टेप्स। उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेप रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को और एक कैटेगरी को। Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is called as taxonomic category. जो कैटेगरी है, क्योंकि वो टेक्सोनॉमी का पार्ट है, तो हम अगर और साइंटिफिकली कहें तो हम उसे कैटेगरी ना कह के हमें उसे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहना चाहिए। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर, और जितनी भी कैटेगरीज हैं एक के बाद एक के बाद एक, हम उन सबको मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, तो वो टेक्सोनॉमिकल हिरार्की बन जाता है। ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी जैसे स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वो रिप्रेजेंट करती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉल्ड एज टेक्सॉन। मैंने आपको बताया ही है क्या कह रहा है प्रोसेस, कि हर एक जो रैंक है, हर एक कैटेगरी जो है, स्पीशीज जो है, वो टेक्सॉन है। जीनस भी एक टेक्सॉन है, राइट? वो एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि जो ये कैटेगरीज है, ये कोई खाली रैंक्स के नाम थोड़ी ना, इनके अंदर कौन बैठा है? इनके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो बैठे हैं भाई। अभी लाइन बताई कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स थोड़ी ना है, ये बायोलॉजिकल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसी को हम टेक्सॉन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि हर एक स्टेप को हम कैटेगरी और रैंक कह रहे हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हर एक कैटेगरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक टेक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अंदर बैठे जो प्राणी है या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसे हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। जी मैडम, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इंसेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसेक्ट एक बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। पृथ्वी पर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, ना जाने कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 70% एनिमल्स धरती पर कीड़े ही हैं, है ना? कॉकरोच है, टिड्ढा है, बी है, वैस्प्स है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंसेक्ट्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक बहुत बड़े ग्रुप को। शेयरिंग कॉमन फीचर्स, हमने उन्हें एक साथ क्यों रखा? सारे इंसेक्ट्स को हमने एक साथ क्यों रखा? क्योंकि वो काफी सारे कॉमन फीचर्स शेयर कर रहे थे, जैसे 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं वो ऐसे प्राणी हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने एक रैंक दे दी क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में। यानी कि इंसेक्ट जो है वो एक रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं, इसीलिए हमने इस ग्रुप को क्लासिफिकेशन के प्रोसेस में एक रैंक, एक ओहदा दे दिया, एक कैटेगरी दे दी, और उस ओहदे का नाम हमने क्या दिया? क्लास। आप जानते हैं क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा इज अ क्लास, या लाइक योर मैडम हैज अ क्लास। चलिए, कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या आप और भी इस तरह के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का नाम ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। कार्निवोरा का नाम ले रहे हैं हम आपके सामने। कार्निवोरा में एक बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, डॉग, कैट। और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है। ऐसे तो हम आपके सामने 1000 एग्जाम्पल दे देंगे। रिमेंबर, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। क्या आपको याद आया कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैटेगरी रैंक होती है। ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक और टेक्सॉन सही मायनों में यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, वो तो हमें पता है। ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं, और ये मात्र एक मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं हैं। ये केवल ओहदे नहीं बना दिए गए कि ऑर्डर एक ओहदा है,
भाई ऑर्डर एक रैंक है, एक कैटेगरी है, पर उसमें बैठा कौन है दोस्तों? उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो बैठे हैं, और उस ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम टैक्सॉन कह रहे हैं। जी मैम। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories. जब हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की टेक्सोनॉमिकल स्टडी की तो कुछ कैटेगरीज, कुछ रैंक्स हमने बनाई। जैसे किंगडम एक रैंक है, एक कैटेगरी है। फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। All organisms, including those in the plant and animal kingdoms, have species as the lowest category. ये कह रहा है कि सबसे जो lowest category होती है, चाहे वो animals के केस में हो, चाहे plants के केस में हो, सबसे छोटी rank, सबसे छोटी category कौन होती है? Species होती है। Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. अब यहाँ पर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि हम किसी भी प्राणी को अलग अलग कैटेगरीज में कैसे रखेंगे? हम स्पीशीज में किसे रखेंगे? जीनस पर किस ऑर्गेनिज्म को रखेंगे? क्लास में कैसे ऑर्गेनिज्म? सो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, है ना। द बेसिक रिक्वायरमेंट, इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हमें कैरेक्टर्स की नॉलेज हो, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में पता हो और हमें पूरे ग्रुप के बारे में पता हो, जैसे जो हमारा पैंथेरा ग्रुप है जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड है, मुझे उस ग्रुप के बारे में क्या क्या पता है कि भाई इनकी आंखों का स्ट्रक्चर सेम है, इनके कैनाइन्स का स्ट्रक्चर सेम है, इनके शिकार करने का तरीका सेम है, ये इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसीलिए मैंने उनको एक साथ रख दिया। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, ये कैरेक्टर्स हमें हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलर और डिससिमिलर पॉइंट्स को जज करने में, और फिर उस जजमेंट के बेसिस पर हम उन्हें ग्रुप्स में रखते हैं। राइट जी मैम। तो ये हमारी एनसीईआरटी रीडिंग हो गई रिगार्डिंग द टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक एक करके यहां पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को उठाते हैं। सबसे पहले लेट अस डिस्कस स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है दोस्तों? तो स्पीशीज को आपकी मैम ने क्या बताया? स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी। इस चींटी को देख के मुझे बार बार डर लग रहा है भाई, ये चींटी हिल नहीं रही, मुझे लग रहा है अंदर जाके मर गई और बोर्ड से चिपक गई शीशे के अंदर। और भाई कमिटमेंट देख रहे हो लड़की का। लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ हिरार्की, हिरार्की की सबसे छोटी कैटेगरी हमारी स्पीशीज होती है। स्पीशीज जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अभी मैंने बताया है तो वो रैंक, है तो वो कैटेगरी, पर इट रिप्रेजेंट्स अ रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। पर वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को। भाई स्पीशी कैटेगरी का नाम है, रैंक का नाम है, पर वो स्पीशी है क्या एक्चुअल में? उस स्पीशी पर एक जिंदा प्राणी बैठा है। जैसे चावल एक जिंदा प्राणी है, वो स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइगर एक जिंदा प्राणी है, ह्यूमन, मैं एक जिंदा प्राणी हूं, एक स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रही हूं। सो इट रिप्रेजेंट्स अ रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हम स्पीशी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज द रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहां पे कान खोल के जरा एक पॉइंट सुनना, अपने आंख नाक कान खोलकर एक पॉइंट सुनना, क्या बोलने जा रही है मैडम। अगर तुमसे सवाल पूछता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? अगर तुमसे सवाल पूछा जाता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? टैक्सॉन है दोस्तों, टैक्सॉन, जो कि एक जनरल टर्म है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर वो तुमसे ये पूछेगा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है पर वो सबसे छोटा टैक्सॉन है। आप समझ रहे हो भाई? जीनस भी एक टैक्सॉन है, पैंथेरा एक टैक्सॉन है, स्पीशीज भी तो एक टैक्सॉन है पर वो सबसे छोटो टैक्सॉन है। तो सवाल है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जनरल पूछ रहा है, टैक्सॉन।
जो किसी भी लेवल पर हो सकता है, जीनस, स्पीशी, कैट, क्लास, ऑर्डर, किसी भी लेवल पर हो सकता है। लेकिन सबसे छोटा टेक्सॉन कौन है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कौन है, दैट इज योर स्पीशीज। ठीक है, क्लियर जी मैडम? बेहतरीन, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया कैसे आएगा मैम। चलिए अब बात आती है कि मैम अगर हमें स्पीशीज को समझाना है, अब हम यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे स्पीशीज में, एनिमल में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो अपना टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग अ स्पीशीज। प्लांट के केस में राइस है, मेज है, व्हीट है, दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग अ स्पीशीज। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया जी मैम। अब मैम ये बताइए कि हमें स्पीशीज को समझना है, हमें जानना है कि व्हाट एक्चुअली स्पीशीज इज। तो स्पीशी को समझाने के लिए बड़े सारे कॉन्सेप्ट आते रहे हैं। कभी किसी साइंटिस्ट ने स्पीशी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो कभी किसी साइंटिस्ट ने स्पीशीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अब अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में बताना जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि इनका जो जिक्र है वो एनसीईआरटी में हुआ है। समझ गए? अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में, आ जाइए देखते हैं। यहां तक बताइए सब लोगों ने छाप लिया हो तो हम आगे चलेंगे। चले बेटा, डन 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 जी मैम। तो अब चलते हैं अर्नेस्ट मेयर साहब के पास। एनसीईआरटी में इनका नाम लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वाले पन्ने पर इस चैप्टर के। तो अर्नेस्ट मेयर साहब को हम क्या कहते हैं? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के डार्विन साहब हैं ये। अर्नेस्ट मेयर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, आ जाइए देखते हैं। ही गेव, जो इस वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पेज है ना, उसमें इनका नाम लिखा हुआ है। ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया, जो किसको समझाता है? जो सही मायनों में हमें यह समझाता है कि स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज को हमारे लिए डिफाइन करता है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है अर्नेस्ट मेयर साहब का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब मैम ये क्या चीज है भाई साहब, इतना भारी भरकम शब्द, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, हाइला कुछ नहीं है बाबू, अभी बताती हूं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्या कहता है सुनिए। अर्नेस्ट मेयर साहब का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि टाइगर 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 सब एक जैसे दिखते हैं। फिर एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में मेटिंग कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं और फर्टाइल बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा। मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वो आपस में एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं, वो आपस में इंटरब्रीड कर ही नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बोला। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो व्हाट ही सेड, हाउ ही डिफाइंड स्पीशीज, members of same species एक ही स्पीशी के मेंबर क्या होते हैं? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं दोस्तों, एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे तो दिखते ही हैं, लेकिन साथों साथ कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, आपस में एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो भी फर्टाइल बच्चे।
जो आगे अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। जी मैम। फिर मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज शेयर सेम जीन पूल। एक स्पीशी के मेंबर्स में एक ही जीन पूल होता है। माने कि अगर मैं चिड़िया की बात करूं, चिड़िया की, तो ऑब्वियसली सारी चिड़िया में पंख बनाने वाली जीन होगी। मेरे पास नहीं है भाई पंख बनाने वाली जीन, मेरे डीएनए के ऊपर नहीं है। जो मछलियां हैं उनके पास गिल्स बनाने वाली जीन होगी, वो चिड़िया के पास नहीं है। तो एक ही स्पीशी के मेंबर सेम काइंड ऑफ जीन्स शेयर करते हैं और इसीलिए उनमें आपस में जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल होता है, क्योंकि जब वो आपस में एक दूसरे के साथ मेट करते हैं तो वो जेनेटिक एक्सचेंज होता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होता है तो दोनों के जीन्स, माता पिता के जीन्स आते हैं जो बच्चे को मिलते हैं, तो जेनेटिक एक्सचेंज होता है। सो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज शेयर सेम जीन पूल, एक ही जीन पूल शेयर करते हैं एंड जेनेटिक एक्सचेंज इज पॉसिबल, और उनके बीच में जेनेटिक एक्सचेंज पॉसिबल होता है। और एक ही स्पीशी के मेंबर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, जैसे टाइगर मिलके एक टाइगर पॉपुलेशन बनाएंगे, राइट। बट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ये कहता है कि अलग अलग स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं कैन नॉट इंटरब्रीड, वो आपस में मीटिंग नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। ऐसा बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहता था, राइट। जी मैम। ये मिर्ग क्या है भाई? व्हाट इज दिस मिर्ग? एक बच्चा तब से मिर्ग लिखे जा रहा है, व्हाट इज दिस? ये समझ में आया? अब भाई इसके एक्सेप्शंस भी हैं। हर एक कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगाया जाता बाबू, हर एक कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता है। इन्होंने तो जनरल सी बात कह दी, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं नेचर में। जैसे बताओ हम ह्यूमंस हैं भाई, हट जाना भाई, हम ह्यूमंस हैं। अब मैं हूं और सूरज है, दोनों एक ही स्पीशी के मेंबर हैं, अलग अलग स्पीशी के मेंबर हैं? बताओ भाई। मैं और सूरज एक ही स्पीशी के मेंबर हैं या अलग अलग है? मैं ओरंगुटैन हूं, वो चिंपैंजी है। बताओ भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ओरंगुटैन हूं और वो चिंपैंजी है। मैं भी होमोसेपियंस हूं, ही इज ऑल्सो होमोसेपियंस, वी बोथ बिलोंग टू द सेम species, but still we are morphologically different. Still we are morphologically different. आप सामने से देख के बता दोगे ये फीमेल है और ये मेल है ना? तो जहां जहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगा, जहां जहां माने एक ही स्पीशी में जो दो सेक्सेस हैं, जो दो जेंडर हैं, वो अलग अलग दिखते हैं। जैसे आप देखकर बता दोगे कौन शेर है कौन शेरनी है। शेर के मुंह पे वो बाल होते हैं, शेरनी में नहीं होते। आप देखकर बता दोगे पिकॉक और पीहेन को, है ना? तो जहां जहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है वो सेम ही स्पीशी के मेंबर हैं, लेकिन दो अलग अलग जो जेंडर हैं उनकी अपीयरेंस डिफरेंट है। यहां तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्यों भाई? जी मैम। फिर ये कॉन्सेप्ट कहां फेल हो जाता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स में। कुछ हाइब्रिड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली बनते हैं, कुछ को जानबूझकर बनाया जाता है। जैसे म्यूल और हिनी, वैष्णो देवी घूमने जाते हैं, खच्चर पे बैठ के जाते हैं, तो जो खच्चर पे बैठ के जाते हैं वो घोड़ा और गधे के बीच की मेटिंग से बनते हैं। खच्चर जो होते हैं, म्यूल और हिनी होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो स्टराइल होते हैं, लेकिन घोड़े और गधे ने मेटिंग तो करी, इंटरब्रीड। वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशी के मेंबर हैं, घोड़ा और गधा, बट स्टिल दे आर इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग एन ऑफस्प्रिंग। तो एक्सेप्शन हो गया, है ना? ऐसे टाइगर, एक साउथ इंडियन मूवी भी आई थी लाइगर, टाइगर और लॉयन भी मेटिंग कर सकते हैं, हालांकि उनके बच्चे फर्टाइल होते हैं। टाइगर और लॉयन का जो मेटिंग होती है उससे जो बच्चा पैदा होता है, टाइगॉन और लाइगर, वो फर्टाइल होते हैं, लेकिन वो प्यूबर्टी की एज तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही मर जाते हैं। उस पर काफी रिसर्च चल रही है।
तो इस तरह के जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं वो तो इस कॉन्सेप्ट को फेल कर देते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के केस में भी हमने ना जाने कितने हाइब्रिड्स बना रखे हैं, इंटरस्पेसिफिक नहीं इंटरजेनेरिक भी, 2 अलग अलग जीनस को ही क्रॉस करा रखा है भाई साहब। गाजर को इसके साथ, गोभी के साथ भी क्रॉस करा रखा है भाई। प्लांट्स में तो हद्दी मचा रखी है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स भी बना रखे हैं। स्पीशीज तो स्पीशीज, जीनस भी अलग, ऐसे हाइब्रिड्स भी प्लांट्स के केस में बना रखे हैं, वो भी एक्सेप्शन हो गया, राइट। तो चलिए, इस जो कॉन्सेप्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बट कोई बात नहीं, ये जेनरिक कॉन्सेप्ट है और ये बात कहता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो मैम। चलिए, बेहतरीन। तो ये हुआ हमारा बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम स्पीशीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब सारे बच्चे अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लेंगे और हम स्पीशीज को एनसीईआरटी से रीड करते हैं। आ जाइए। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज। ये लाइन एज इट इज आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है। ये लाइन एज इट इज आपको क्वेश्चंस में मिल सकती है। ये कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। टाइगर 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 टाइगर, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप हो गया जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, लगभग सारी ही बातें एक जैसी हैं। ऐसे ग्रुप को हम स्पीशीज कहते हैं। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. 2 स्पीशीज बहुत क्लोजली रिलेटेड भी हो सकती हैं, जैसे लेपर्ड और टाइगर काफी क्लोजली रिलेटेड लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बहुत ध्यान से स्टडी करें तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर मेंजीफेरा इंडिका। अब यहां देखिए, मेंजीफेरा इंडिका, यहां पे आप जानते हैं मेंजीफेरा तो एक जीनस है, पर यहां पे इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम जीनस है पर ट्यूबरोसम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को, आलू को। पैंथेरा लियो, पैंथेरा तो जीनस है पर लियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज को, लायन को। ऑल द 3 नेम्स यहां पे इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट को। और जो पहले शब्द हैं मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये जेनेरा यानी कि जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, ईच जीनस में हैव 1 or more than 1 स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये वाली कहानी मैं अभी आपको जीनस में बताऊंगी। पहले मैं एक बार जीनस पढ़ा दूं फिर बताती हूं। चलिए, अब आ जाइए, अब पढ़ते हैं जीनस के बारे में। जीनस क्या है? जीनस को हम क्या कह रहे हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ऐसी सारी स्पीशीज जिनमें मुझे काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं, उन्हें मैंने एक ग्रुप में रख दिया, तो उस ग्रुप को मैं क्या कह रही हूं? जीनस। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ऐसी सारी स्पीशीज जो एक जैसी दिख रही हैं, उनको मैंने एक ग्रुप में रख दिया जिसे मैंने जीनस का नाम दिया। जी मैडम। जीनस एक सिंगल होता है, खूब सारे जब प्लूरल टर्म बोलते हैं तो हम उसे जेनेरा कह देते हैं। प्लूरल टर्म इज जेनेरा। जी मैम। अब जीनस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जीनस का। अगर मैं एनिमल के इसमें एग्जाम्पल लूं तो मैं एग्जाम्पल ले सकती हूं पैंथेरा का। जी मैम, पैंथेरा एक जीनस हो गया। अब मैंने इस जीनस के नीचे 3 स्पीशीज को रख दिया। किसे किसे? इसके नीचे मैंने रख दिया टिग्रिस को, टिग्रिस, लियो एंड पार्डस। टिग्रिस क्या हो गया अपना? टाइगर हो गया दोस्तों। लियो क्या हो गया दोस्तों? लायन हो गया। और लेपर्ड क्या हो गया दोस्तों? पार्डस हो गया। ये तीनों क्या हुई? मेरी स्पीशीज हुई। मुझे इन तीनों स्पीशीज में सिमिलैरिटी दिखाई दी तो मैंने एक बड़ा ग्रुप पैंथेरा बना दिया। अब ये आपको कैसा जीनस दिखाई दे रहा है? पैंथेरा एक कैसा जीनस है? पैंथेरा एक पॉलीटाइपिक जीनस है। मैम इसका क्या मतलब है? पॉलीटाइपिक जीनस, ऐसा जीनस जिसके नीचे मोर देन 1 स्पीशीज आती हो। ऐसा जीनस जिसके नीचे मोर देन 1 स्पीशीज आती हो, हम उसे पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं दोस्तों।
अब जैसे यहां पे एनिमल के केस में दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेकर दिखाती हूं, होमो। होमो होमो एक ह्यूमन का जीनस है। अगर मैं इसके नीचे स्पीशीज की बात करूं तो आज की तारीख में होमो के नीचे एक ही स्पीशी एग्जिस्ट करती है धरती पर, ये जीनस है, और इसके नीचे अभी धरती पर एक ही स्पीशी एग्जिस्ट करती है, दैट इज सेपियंस। यानी कि ये कैसा जीनस हुआ? होमो एक मोनोटाइपिक जीनस हुआ। राइट? ऐसा नहीं कि होमोजीनस के नीचे स्पीशीज नहीं थी, बहुत सारी थी। आप एवोल्यूशन में पढ़ते हैं, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, बहुत सारी स्पीशी थी। लेकिन अगर मैं आज की तारीख में धरती पर देखूं तो क्या होमो के नीचे और कोई स्पीशी एग्जिस्ट करती है, इरेक्टस या हेबिलिस? नहीं। अभी धरती पर केवल एक ही ऐसी स्पीशी है जो होमोजीनस के नीचे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज सेपियंस। इसीलिए हम होमो को मोनोटाइपिक जीनस कहते हैं। राइट? तो अगर किसी जीनस के नीचे काफी सारी स्पीशीज होती हैं तो हम उसे पॉलीटाइपिक जीनस कहते हैं, और अगर एक ही स्पीशी है तो हम उसे मोनोटाइपिक जीनस भी कह सकते हैं। फिर प्लांट्स के प्लांट्स के केस में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सोलेनम का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सोलेनम एक जीनस है। इस जीनस के नीचे हमारी 3 स्पीशीज आती हैं, आप जानते हैं। सबसे पहली आती है ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम किसको रिप्रेजेंट करती है? पोटैटो को। दूसरी स्पीशीज आती है मेलोंजेना। मेलोंजेना इज ब्रिंजल, आपका एग प्लांट, बैंगन। और तीसरा आता है नीग्रम, ब्लैक नाइट शेड। इसे मकॉय प्लांट भी कहते हैं। मकॉय का मतलब वो मकई नहीं, कॉर्न नहीं, मकॉय, ब्लैक नाइट शेड। ये 3 स्पीशीज मिलकर सोलेनम जीनस को बनाती है। राइट? अगर आप और भी जीनस के एग्जाम्पल्स लिखना चाहते हो, काफी सारे जीनस के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैं बता देती हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ जीनस: फेलिस। फेलिस एक जीनस का नाम है। कैनिस एक जीनस का नाम है। दतूरा एक जीनस है। पिटूनिया एक जीनस का नाम है। इसके नीचे काफी सारी स्पीशीज आती हैं। फेलिस इज अ जीनस ऑफ कैट, इसमें हर तरह की कैट आ जाती है। कैनिस इज अ जीनस ऑफ डॉग, इसमें हर तरह के डॉगेश आ जाते हैं आपके। वुल्फ आ जाती है इसमें, आपका जो है जितने भी टाइप के डॉग कैटेगरी होती हैं वो सारी कैनिस में आ जाती हैं। दतूरा एक बड़ा जीनस है, उसके नीचे काफी स्पीशीज आती हैं। पिटूनिया एक बड़ा जीनस है। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल ऑफ जीनस। ठीक है बेटा? क्लियर? तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ जीनसवा। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा हो तो बताइएगा जरूर, डरिएगा मत। बहुत अच्छी हैं आपकी मैम। चलिए, बस आज हम फैमिली तक पढ़ेंगे। 5 मिनट लगा के फैमिली और पढ़ा देती हूँ, फिर खत्म कहानी। बाकी कैटेगरीज हम कल एक्सप्लेन करेंगे, जो भी बचेंगी वो कल खत्म करेंगे। ठीक है? चलिए, डन 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 डन। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे हो आप लोग। कैन वन स्पीशीज बी इन डिफरेंट जीनस? नहीं बेटा, डिफरेंट जीनस में नहीं हो सकती एक स्पीशी। कुछ गलत हो गया? क्या गलत हो गया? सोलेनम जीनस है, ट्यूबरोसम, मेलोंजेना, निग्रम, फेलिस, कैनिस, दतूरा, फेलिस जीनस ऑफ कैट, सब कुछ तो ठीक है बेटा, क्या गलत हो गया?
क्या गलत हो गया बेटा? कुछ गलत लिखा है क्या? छुट्टी दे दूं? धतूरा नहीं, दतूरा ही होती है उसकी स्पेलिंग, धतूरा नहीं होती, यही स्पेलिंग होती है। बे जंगली, बहुत जंगली हो रहे। चलो जीनसवा को एक बार फटफट से पढ़ते हैं। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशी ऑफ अदर जेनेरा। ये कह रहा है कि बहुत सारी स्पीशी होती है, वो स्पीशी जिनकी आपस में काफी सिमिलैरिटीज मैच करती हूं दूसरे जीनस के कंपैरिजन में, वो स्पीशी जिनकी सिमिलैरिटीज मैच करती हूं उन्हें हम इकट्ठा करके एक जीनस बना देते हैं। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर देना। अगर हम क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इकट्ठा कर दें तो इकट्ठा करने पर जो ग्रुप बनता है उसे हम जेनस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन हम इन दोनों को सेम जीनस सोलेनम में रखते हैं। लायन पैंथेरा लियो है, लेपर्ड पार्डस है, टाइगर टिग्रिस है, जिनसे काफी सारे फीचर्स होते हैं, हम उनको मिलाकर पैंथेरा में रख देते हैं। दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस इन विच इंक्लूड्स कैट। ये कह रहा है पैंथेरा जो जीनस है वो फेलिस जीनस से एकदम अलग है। पैंथेरा जीनस अलग है, फेलिस जीनस अलग है। फेलिस में सारी कैट्स आती है। बस इतना कह रहा है। चलो अब फटाक से बस तुम्हें फैमिली और बता दूं, ठीक है? अभी टाइम बचा है बेटा, अभी हमारा 5-10 मिनट का टाइम बचा है। फट से एक बार फैमिली और बता देती हूँ, कुछ इसमें कोई सूरज सर को बॉटनी टीचर बना दूं ठीक है, बना दूंगी। चलिए फैमिली को हम क्या कह रहे हैं? फैमिली को हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, काफी सारे जेनेरा तो क्या हो गया हमारा, प्लूरल टर्म हो गई। ऐसे सारे जीनस जिनमें एक जैसी बात होती है उन्हें मिलाकर हम फैमिली बना देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, मैं यहां पे आपको 2 केस पढ़ाऊंगी, 5 मिनट लगेंगे, टेंशन मत लो। यहां पे 2 केस बताएंगे, ठीक है? एक एनिमल का और एक, चलो छोड़ो कल बताती हूँ, तुम रोने लगते हो चैट बॉक्स में फिर। चलो फैमिली कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है? अब रो मत, फैमिली कल पढ़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन तो कर लें, फैमिली कल पढ़ा दूंगी। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। सेलेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पीशीज। आपको स्पीशीज के बारे में क्या गलत लग रहा है ये बताइए। हुर्रे, कितने खुश हो जाते हो यार, हम भी ऐसे ही खुश होते थे बचपन में, जब हमारी टीचर हमें छोड़ देते थे, हम भी ऐसे ही खुश होते थे, ये मैम ने छोड़ दिया, बच गए हम। कभी कभी तो मैं भी तुम्हें खुश कर ही सकती हूँ यार। चलिए आ जाइए देखते हैं। इनकरेक्ट बताना है। स्पीशीज को हम रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, हाँ मैंने अभी अभी आपको बताया। सेम स्पीशी के मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं, हाँ। ये टेक्सोनॉमिक हिरार्की की सबसे छोटी कैटेगरी होती है, हाँ। ईच जीनस ऑलवेज हैव मोर देन वन स्पीशीज। ये जरूरी होता है कि हर एक जीनस के नीचे हमेशा एक से ज्यादा स्पीशी हो? नहीं, कभी कभी एक भी हो सकती है, जैसे होमो मोनोटाइपिक जीनस है। तो इनकरेक्ट यही हो गया। सो लेट अस सी। 58% बच्चों ने आंसर सही दिया है। 58% बच्चों ने ही आंसर क्यों सही दिया है, बाकियों ने गलत क्यों दिया है? मेरे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। अब एक बात बताना जरा मुझे, मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था और कहा था कि पिछली क्लास में, कि हमने पिछली क्लास में क्या पोर्शन पढ़ा था, ये वाला पोर्शन पढ़ा था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये वाला पोर्शन मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था और मैंने कहा था कि इतने पोर्शन को सारे बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ के आएंगे। तो मुझे ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे इसको एनसीईआरटी से पढ़ के आए हैं? सच्ची सच्ची चैट बॉक्स में बताओ फटफट।
जल्दी चैट बॉक्स में सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना, बताओ। नहीं पढ़ा? पिछली क्लास में पढ़ाई कराई थी और बोला था पढ़ के आना, तुम्हारे पास कई सारे दिन थे, संडे की छुट्टी थी। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं मैम पढ़ा है, काफी सारे बच्चे कह रहे हैं भूल गए, सॉरी मैम। चप्पल मारूंगी फेंक के, यहीं से बता रही हूँ, बहुत मारूंगी। एक बार फटाफट से ऊपर ऊपर से देखते हैं, पूरी थ्योरी है इसमें, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं कि जो छूट जाएगा या जिससे क्वेश्चन आ सकता है, पूरी थ्योरी सी है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दुनिया में अलग अलग तरह के प्राणी होते हैं, कुछ को आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, कुछ को नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गए। तो बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म धरती पर प्रेजेंट हैं। तो ये कह रहा है ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशी। हर एक अलग तरह का प्लांट, हर एक अलग तरह का एनिमल, हर एक अलग तरह का ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं वो एक स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। और अभी धरती पर टेक्सोनॉमिकली नोन स्पीशी मैम ने कितनी बताई थी? 1.7 to 1.8 मिलियन। तो बायोडाइवर्सिटी को एनसीईआरटी कैसे रेफर कर रही है? बायोडाइवर्सिटी को कह रही है द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं और जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, वो सब बायोडाइवर्सिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फिर ये कह रहे हैं देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। अलग अलग तरह के नाम्स हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनके अपने लोकल नाम हैं। लोकल नाम जो होते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, इसीलिए हम उन्हें साइंटिफिक नाम देते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ में ऐसी कोई खास बात बताई नहीं गई है। तो ये कह रहा है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्डाइज नेम दें, उन्हें एक बायोलॉजिकल नेम दें, तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। लेकिन हम नेमिंग तभी कर सकते हैं, नाम तभी दे सकते हैं, जब हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। पहले हमें ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे नाम देते हैं। याद है ना आपको, मैंने स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन। फिर पहले क्लासिफिकेशन फिर नॉमेनक्लेचर। जी मैम। तो फिर ये कह रहा है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट आर असाइंड। ये साइंटिफिक नाम रखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट असाइन किए जाते हैं, जो अलग अलग कोड्स को बिलोंग करते हैं और वो अलग अलग प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। कोई भी मुंह उठा के साइंटिफिक नाम नहीं दे सकता है। बताया था पिछली क्लास में। जी मैम। जैसे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। फिर एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही साइंटिफिक नेम हो और दुनिया के किसी भी हिस्से में जब उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो केवल वही नाम दिमाग में आए। Biologists follow universally accepted principles to provide scientific name. Scientific name provide करने के लिए यूनिवर्सली कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले वाले को हम जेनेरिक नेम कहते हैं, दूसरे वाले को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो नेमिंग सिस्टम है, इसमें हम इस वाले नेमिंग सिस्टम में हम इस तरह से नाम लिखते हैं मेंजीफेरा इंडिका, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेंजीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंडिका स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जेनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स लैटिन भाषा में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। अब कई बार पता है क्या करता है, इस वाली लाइन के साथ खेला खेल जाता है, इस वाली लाइन के साथ खेला खेल जाता है। मैम क्या खेला खेलता है मैं बता देती हूं। वो उल्टा कर देगा, वो लिखेगा बायोलॉजिकल नेम्स आर इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। वो बड़े प्यार से इसको उल्टा कर देगा, बायोलॉजिकल नेम्स आर इन इटैलिक्स एंड रिटन इन लैटिन। बच्चा ध्यान नहीं देता, फट से आंसर सही लगा के चल पड़ता है। तो लिखे इटैलिक्स में जाते हैं, होते लैटिन भाषा में हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन। या तो वो लैटिन से ही लिए जाते हैं या फिर अगर वो किसी और भाषा में है तो उन्हें लैटिन भाषा में बदला जाता है। पहला नाम जो होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस होता है, सेकंड कंपोनेंट
हमें समझ में आ गया। दोनों को जब हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में करते हैं। इटैलिक्स में प्रिंट क्यों करते हैं? उनके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। नोट्स में लिखाया था रीजन असर्शन करके कि ये सवाल पूछेगा कि इटैलिक्स में क्यों लिखा जाता है, तो आपका जवाब होगा ये दिखाने के लिए कि हमने उनको लैटिन भाषा से लिया है। जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस, जीनस को जो रिपोर्ट कर रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल होता है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, और उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जैसे लीनियस साहब का नाम। और हमने बता दिया था कि साइंटिस्ट के नाम में भैया ये सब नहीं करते, क्या नहीं करते, ना तो उसे इटैलिक्स में लिखते हैं, रोमन फैशन में लिखते हैं, ना उसे लैटिनाइज करते हैं। अब ये कह रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना तो आसान है नहीं भैया, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन की नीड आ जाती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कन्वीनियंट कैटेगरीज में बांटकर पढ़ते हैं बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इजिली हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। कुछ को हम एनिमल्स कहते हैं, कुछ को हम प्लांट्स कहते हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism. ये कह रहा है जैसे ही आपके दिमाग में डॉग आता है, तो आप जब डॉग आता है तो आप डॉग के बारे में ही सोचोगे, आप एल्सेटियंस के बारे में सोचोगे, आप बुल डॉग के बारे में सोचोगे। जब मैमल्स की बात आती है तो आप ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचोगे जिनके बाहर कान हो, जिनकी बॉडी पर पूरे हेयर हो, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो और अंडों को नहीं बच्चों को जन्म देते हो, राइट। ऐसे ही अगर हम वीट के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में वीट की पिक्चर बन जाएगी, राइस की पिक्चर नहीं बनेगी। ऐसे ही हेंस ऑल दीज डॉग्स, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organism. ये कह रहा है कि ये सारी जो हैं, मैं मैमल कह रही हूँ, मोनोकॉट कह रही हूँ, प्लांट कह रही हूँ, राइस कह रही हूँ, ये सब क्या है? ये ग्रुप्स हैं। मोनोकॉट एक ऐसा बड़ा ग्रुप है जिसमें सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास सिंगल कॉटिलिडन है। तो जब मैं ऐसी बात कर रही हूँ तो ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सारे कैटेगरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनके लिए साइंटिफिक वर्ड क्या होता है? इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. अलग अलग लेवल पर ग्रुप हो सकते हैं। जैसे स्पीशी एक छोटा ग्रुप है जो छोटे कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास एक बड़ा ग्रुप है जो बड़ी कैटेगरी। तो जो ये अलग अलग टैक्सा है, ये अलग अलग कैटेगरीज को, अलग अलग लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि प्लांट जो है वो भी एक टैक्सा है, एक टैक्सॉन है। प्लांट भी अपने आप में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक टैक्सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम को। वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, वीट भी एक टैक्सा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक स्पीशी को। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स आर ऑल टैक्सा, बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। कर दी ना उसने वो बात। द एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। आ गई ना वही वाली लाइन, आ गई ना वही वाली लाइन जिसका मैंने क्वेश्चन कराया तुम्हें अभी अभी। आ गई कि नहीं आ गई? वो क्या कह रहा है? डॉग, मैमल और एनिमल ये सारे डिफरेंट टैक्सा हैं, ये अलग अलग टैक्सा हैं। डॉग एक अलग ग्रुप है, एक अलग टैक्सा है, मैमल एक अलग बड़ा ग्रुप है, एनिमल एक बड़ा, ये सारे डिफरेंट टैक्सा हैं जो डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने कराया आपको। मैंने राइस, मोनोकॉट और प्लांट को लेके करा दिया, इसने डॉग, मैमल और एनिमल का एग्जाम्पल ले दिया, है ना। तो आपसे पूछेगा कि डॉग, मैमल और एनिमल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे डॉग, मैमल, एनिमल ये डिफरेंट टैक्सा हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज को जो है डिनोट कर रहे हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है, मैंने आपको बताया था, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिसे हम साइटोलॉजी कह रहे थे, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सब कुछ ले लेते हैं। तो ये किसका बेसिस बनता है? बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। याद है ना सारे बच्चों को? क्लासिकल टेक्सोनॉमी में हमने सिर्फ मॉर्फोलॉजी ली थी, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंटल प्रोसेस सब ले रहे थे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ टेक्सोनॉमी, स्टेप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स needed to find sources for their basic needs like fooding, clothing and etc etc। तो ये मैं बता देती हूँ क्या कहना चाह रहा है इन लाइंस में। वो कह रहा है कि क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कोई नया नहीं है हमारे लिए, हम ये पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन पहले जब हम जंगलों में रहते थे तो हम किसी साइंटिफिक बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं करते थे, अपनी जरूरतों के बेसिस पे कर लेते थे कि इनसे हमें खाना मिल रहा है तो इन्हें खाने वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, इनसे हमें कपड़े मिल रहे हैं इन्हें कपड़े वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हुई हमारी पिछली एनसीईआरटी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। आपने पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, मैंने पढ़ा दी। ओके, और आज की एनसीईआरटी हमने आज पढ़ ली, बाकी का जो पोर्शन कवर करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो आज के लिए इतना करते हैं। क्वेश्चंस हमने कर लिए, तो हमने क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, टॉपिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके डाउट वा क्लियर कर दूं। अच्छा, क्योंकि टाइम ऊपर हो गया है, तो आप सेल चैप्टर की जो सेल साइकिल चैप्टर की जो प्रैक्टिस शीट है उसमें कुछ कंफ्यूजन बता रहे हैं, तो वो मैं कल की क्लास में आते ही क्लियर करूंगी। ठीक है, आते ही मुझे याद दिलाना कि मैम वो जो कुछ प्रैक्टिस शीट में कुछ क्वेश्चन गलत हमें लग रहे हैं वो आप हमें बता दो। तो मैं कल आते ही सबसे पहले वो बताऊंगी। कुछ आपके कंफ्यूजन अगर होंगे सेल साइकिल चैप्टर से लेकर, तो वो भी मैं कल आते ही क्लियर कर दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सेल चैप्टर का सब कुछ अपलोड हो चुका है, दोनों की दोनों प्रैक्टिस शीट अपलोड हो चुकी हैं। आपका पॉडकास्ट, समरी लेक्चर, आई होप आपने देख लिया होगा, राइट। चलिए मैम, लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी 1 का लास्ट क्वेश्चन, उसका एक बार आंसर बता दो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा या डी। एल्सेटियंस एक तरह की ब्रीड होती है बेटा। लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी 1, एक मिनट बेटा, लिविंग वर्ल्ड की डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? क्वेश्चन 14। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये सही है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड यस। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पर नीचे लिखी बात ऊपर लिखी बात का कारण नहीं है। वो कह रहा है सिस्टमैटिक्स जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को अकाउंट में लेता है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या होता? सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को करेक्ट अकाउंट में लेता है, राइट। The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. इसमें आंसर क्या बता रहा है? रीजन को फॉल्स बता रहा है। हाँ, इसका डी ही होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो यही कह रही है, स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज एनलार्ज्ड टू इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको गलत दे दिया इन्होंने। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा। ये गलत है बेटा, ये डीपीपी का आंसर ठीक कर लो बेटा, इस डीपीपी का आंसर ठीक कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 डीपीपी 1। पता नहीं मिस्टेक्स कैसे हो रही हैं, मैं आज ही रेज करती हूँ इस इशू को ना, ऐसे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। मैं इस इशू को आज ही रेज करती हूँ। पिछले सेल चैप्टर की प्रैक्टिस शीट में भी आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस गलत बताए थे, मैंने उसको भी ठीक कराया। पता नहीं जब ये आंसर जब पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास आता है करने को चेक तो ठीक होते हैं आंसर, जब ये क्विज फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं तो पता नहीं क्यों आंसर गलत हो जाते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर 4 होगा,
आंसर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा। मैम टेक्स्ट और कैटेगरी आप स्लैश करके लिखाई, फिर आप इन दोनों को अलग अलग बता रहे हो। अरे भाई, क्यों तुम वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करते जो मैं समझाती हूं। मैनेजर आरसी गुप्ता है, आरसी गुप्ता मैनेजर है। 50 बार ये बात दोहराई। दोनों बातें कह सकते हो ना आप, कह सकते हो ना। ये जो कैटेगरीज हैं ये ग्रुप्स हैं, और इनमें एक्चुअल में बैठा कौन है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो टेक्सोन है। दोनों सेम ही बात है कि जो स्पीशी है वो एक टेक्सोन है, पर सही मायनों में वो रैंक का नाम है, और उस पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टेक्सोन है। आरसी गुप्ता मैनेजर है, मैनेजर आरसी गुप्ता है। टेक्सोन कैटेगरी है, कैटेगरी टेक्सोन है, बट वो जो कैटेगरी है वो कोई मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट थोड़ी ना है भाई। वो कैटेगरी जो है उस पर बैठा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से हम उसे टेक्सोन भी कहते हैं। राम, एब्रीविएटेड का मतलब नहीं पता दिवांशी बेटा। एब्रीविएटेड मतलब छोटी फॉर्म में लिखना। लीनियस को बड़ा ना लिख के LINN लिन लिख दे। एल्सेटियंस ब्रीड होती है। Ma'am, if Panthera is classified as a polytypic genus because it contains multiple living species, and Homo is a monotypic genus because it, why does modern evolutionary biology still consider Homo a monotypic genus when paleontology has proven dozens of extinct species? वो existing species के बारे में बात कर रहा है बेटा। हम अभी extinct species को count नहीं कर रहे हैं। If I describe Homo currently as a genus, अगर मैं Homo को currently अब आज की तारीख में define करूं तो वो एक monotypic genus है, राइट? अभी ओके। चलिए, म्यूल और हिन्नी मैनमेड हाइब्रिड होते हैं? नहीं, नेचुरल हाइब्रिड्स होते हैं। वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ ब्रीड करते हैं। मैम, इन रिसेंट ईयर आई हर्ड दैट एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ डायर वुल्फ इज ब्रॉट बाय इंटर स्पीशीज इंटरैक्शन, बट आई थिंक स्पीशीज विच आर ब्रॉट इन लेबोरेटरी आर फर्टाइल। हाँ बेटा, बहुत सारी स्पीशीज, जैसे मैंने बताया ना, लायन और टाइगर जब आपस में करते हैं ब्रीड तो उनके जो बच्चे होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। जरूरी नहीं कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स हमेशा वो हो। मिक्सचर ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो, हाँ वो भी एक इंटरजेनेरिक हाइब्रिड है बेटा, सही कह रहे हो। इफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट इंटरब्रीड, व्हाई डू पोलर बियर? बताया ना एक्सेप्शन है। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो पूरी बात? गधों जैसे सवाल क्यों पूछते हो? बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स बता दिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि उसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। उसके एक्सेप्शंस बता तो दिए, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर इट। क्लास में एक्सप्लेनेशन करने के बाद भी एकदम ऐसे डाउट पूछते हो, मजा आ जाता है देख के। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि है, उसके एक्सेप्शंस हैं नेचर में। ऐसा नहीं कि सब जगह बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। लीडरशिप बोर्ड एक बार हम देख लेते हैं। अमर कैलाश पहला स्थान रख रहे हैं, स्वप्नजीत दूसरा स्थान रख रहे हैं, सिमरन तीसरा स्थान रख रही हैं, कृष, सुभाजीत, सफी, रौनक, प्रेरणा क्वीन, प्रेरणा 2 बार क्वीन है। प्रेरणा कौन से राज्य की क्वीन है हम जानना चाहेंगे। कौस्तव और लीसा पटेल जो सल्यूशन देते हैं उसमें भी गलत आंसर बताते हैं। देखती हूँ बेटा, मेरे को फाइट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा करेंगी आपकी मैडम आपके लिए फाइट। वीडियो सोल्यूशन भी ठीक कराते हैं, आपके आंसर्स भी ठीक कराते हैं। आपका कॉन्सेप्ट मैं खराब नहीं होने दूंगी, टेंशन मत लो। इसीलिए मैं क्लास में अच्छे क्वेश्चंस कराती हूँ और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराती हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लास में ही बन जाए। देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, आज का खेला यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। सर से मिलना है। सुरजी, ओ मेरे सुरजी, आजा सूर्या, बच्चों को बाय बोलेंगे। सूर्यांश आजा। क्या कितने क्यूट हो आप, सोए नहीं क्या आप? हाँ। बच्चों को बाय बोल दो। बाय। बोलो बाय। बाय। लव यू। पढ़ाई कर लो पढ़ाई करो अच्छे से, वो भी बोलो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर लो, और मेरी मम्मी को परेशान मत किया करो, अच्छे अच्छे डाउट्स पूछा करो। बोलो
बोलो नहीं नहीं। और बोलो मेरी मम्मी आपको सब ठीक करा देंगी, सारे क्वेश्चंस ठीक करा देंगी, सब ठीक करा देंगी, आपको कुछ गलत नहीं मिलेगा, है ना? हाँ हाँ क्यूट सा। तुम तो हमेशा बनियान में ही रहते हो यार, ये लड़का हमेशा बनियान में रहता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बच्चे तुमसे कह रहे थे मिलने के लिए, दो बच्चों को एक। बाय